We are going to start with MTP series 2 today. Series 1 हमने डिस्कस की थी. Today we are going to discuss series 2. ऑनलाइन किड्स आवाज़ आ रही है सबको? First question. Which of the following is not a function of public finance? Now you can relate to it. In MTP series 1 also first question was from public finance. याद आया कि what is the main function? है ना. अब यहाँ पर भी पब्लिक फाइनेंस से शुरू हो रहा है. इसका मतलब ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस है. वी हैव टू रिलेट टू दीज क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा फंक्शन नहीं है. उसमें क्या था? कौन सा फंक्शन है. तो ये घुमा फिरा के सिमिलर लेवल पर ही क्वेश्चन रहेंगे. विच इज नॉट अ फंक्शन? प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ. यस, ये हमारा फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? करेंसी विच इज हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक. जो करेंसी बैंक के पास है, यानी वो तो सप्लायर्स है ना. आपको याद है बचपन में किया था सप्लाई एंड स्टॉक. रादर अभी भी तुमने किया माइक्रो में. सप्लाई होती है व्हाट यू ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, एंड स्टॉक इज व्हाट वी हैव विद द प्रोड्यूसर्स. तो मैं प्रोड्यूसर हूँ ना. सेंट्रल बैंक कौन है? करेंसी का प्रोड्यूसर. तो करेंसी प्रोड्यूस करी उसने, उसके पास जो होगा वो स्टॉक होगा, वो मनी सप्लाई नहीं होगी. वेरी गुड. पहले दो क्वेश्चन तो इजी आ गए. थर्ड, which is not a typical tool of monetary policy? टैक्स रेट्स का काम फिस्कल पॉलिसी का है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं है. वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस फर्स्ट थ्री. नेक्स्ट, फोर्थ, which of the following is most effective monetary policy tool for short term fluctuations? पहली बात, ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी है ही नहीं. ठीक है, बचा क्या? प्राइस कंट्रोल हम कर नहीं सकते. प्राइस इज नॉट इन द पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी देन? लेफ्ट विद ओएम. ठीक है जी. नेक्स्ट, फिफ्थ, पढ़ो क्या कह रहे हैं हेक्सर-ऑलन थ्योरी. इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या बोला था कि जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द अदर्स, यूज दैट, देन ओनली यू विल गेट एन एडवांटेज ओवर द अदर. So utilize the abundant factors of production that the country has in large supply. Direct questions आ गए पहले 5. Next, sixth, मेन मोटिवेशन क्या मिलती है कि भाई हम एफडीआई क्यों करें? एफडीआई क्या होती है? दूसरे कंट्रीज में जाकर कुछ एक्वायर कर लेना, ओनर बन जाना, फैक्ट्री खरीद लेना, जमीन खरीद लेना, है ना, पूरी कंपनी ही खरीद लेना. तो क्या है ऐसी मोटिवेशन जो मुझे मिलती है कि मैं वहां पर क्यों इन्वेस्ट करूं उस कंट्री में जाकर? नो, डी नहीं बेटा. डी में क्या कह रहे हैं? आउटसोर्स. डी नहीं होगा, कंपटीशन में नहीं होगा. बी, यस, आई हैव टू गेन एक्सेस टू द न्यू मार्केट्स. मेरे को नया नया जगह कैप्चर करने को मिलेगी, मेरे प्रोडक्ट दूर दूर तक फैलेंगे. नेक्स्ट, सेवेंथ, Which of the following would be an effect of revaluation of country's currency? Revaluation मतलब अपनी करेंसी को बढ़ाना. यानी अगर $1 पहले ₹60 है, तो अब मैं $1 कितना करूं? मेरी करेंसी स्ट्रांग हो जाए. मेरी करेंसी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा? सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दो. मेरी करेंसी स्ट्रांग हुई तो एक्सपोर्ट करने कम हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वालों के लिए हम महंगे हैं. इंपोर्ट करने सस्ते हो जाएंगे. ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? हाँ, इंपोर्ट्स विल बी रिड्यूस. पहला तो कह रहे ना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो तो नहीं हो सकता. एक्सपोर्ट तो घटता है, तो इंपोर्ट कम हो जाएगा. ठीक है, इंपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा, सॉरी, तो इंपोर्ट बढ़ेंगे. राइट. नेक्स्ट, एट्थ,
बताओ क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन? वो भी हमारे नेशंस हैं। हमने पहले ही सीखा था जब हमारा बना था WTO। WTO ने बोला कि MFN उसका प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। MFN के प्रिंसिपल में साथ में उसने ये बोला कि वी शुड हैव ट्रेड पार्लेंस, फेयरनेस ऑफ ट्रेड। यानी ये नहीं करना कि एक कंट्री को तुम कोई फेवर दे रहे हो। पहले होता था मोस्ट प्रेफर्ड नेशन में कि वन कंट्री वाज गिवन अ फेवर, पर अब क्या कर दिया गया है, ऑल शुड बी ट्रीटेड एट पार। So requirement to offer the same trade policies to all the trading partners. Next, 9th primary objective of 5-year plan, balanced economic growth. 10th green revolution. किसकी ग्रोथ हुई थी भाई सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में? यस, सबसे पहला अटैक हमने यहाँ किया था, यानी द फर्स्ट ट्रायल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पैक्ट वाज ऑन व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट, SSI को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया? स्मॉल बिजनेसेस की बात हो रही है ना, वो पॉइंट पकड़ो जो स्मॉल को आपको इफेक्ट करे, असिस्टेंस दे, हेल्प करे। तो हमने क्या किया है, स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। नेक्स्ट, कह रहे हैं इन चारों सेक्टर्स में से इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कहाँ से आई? अभी टूरिज्म भी इतना नहीं बढ़ रहा हमारा, अभी हम एक्सपोर्ट्स के एंगल में भी उतने एडवांस नहीं हुए, बट पीपल आर गेटिंग अ सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जैसे आउटसोर्सिंग सर्विसेज जा रही हैं, BPOs हैं, कॉल सेंटर्स हैं। तो हमारा जो IT सेक्टर है ना, जैसे आप देखते हो बैंगलोर इसका हब है, तो IT सेक्टर इंडिया की बहुत डिमांड में है। सॉफ्टवेयर सेक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर्स, जितने भी बच्चे यहाँ से इंजीनियरिंग करके जाते हैं, सॉफ्टवेयर वाली खासकर, फॉरेन नेशंस में बहुत अच्छी पोस्ट पर उनको जॉब मिलती है। तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा एडवांस है। क्लियर? नेक्स्ट 13, करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट होगा तो यानी इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। 14, करेक्ट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इससे पता लगेगा कि लोग अनएम्प्लॉयड है। देखो GDP से तो प्रोडक्ट इनकम का पता लगता है, इन्फ्लेशन से महंगाई का, पॉवर्टी से पॉवर्टी लाइन के बिलो रहने वालों का, तो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो कि मेरी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो बाकी जो बच्चे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, इट विल टेल मी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट है पिछले MTP का। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात होगी। पहले 15 में कोई ट्रबल लगी? यू आर फाइंडिंग द क्वेश्चंस क्वाइट सिंपल। कुछ डायरेक्ट आए, कुछ ऑप्शंस में से इवैल्यूएट हो रहे हैं, ठीक है। तो 15 नंबर अभी तक के पक्के लग गए हमारे। नेक्स्ट 16, हाँ आज हम पढ़ के भी आए हो, टेस्ट भी है, शाबाश। पिछली बार भी मैंने एक दिन पहले इसीलिए रखा कि बच्चे पढ़ के आएंगे, पर मुझे नहीं पता था तुम लास्ट मिनट पढ़ते हो, कि तुमने अब रात को पढ़ना होगा कि अगले दिन टेस्ट है, ठीक है ना। चलो 16, कोई बात नहीं, वो सब्जेक्ट डिजर्व करता है इतनी तैयारी, ठीक है। 16, हाँ जी, मेजर इशू एसोसिएटेड विथ फिस्कल डेफिसिट इन इंडिया, वी हैव मोर ऑफ द बोरोइंग्स। हम लोग ज़्यादातर किस में है बेटा? बोरोइंग में। वी आर अंडर डेट। इंडिया का मेजर प्रॉब्लम यही है, वी आर अंडर बोरोइंग। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रिसीट्स। अब एक्सपेंडिचर्स तो मैंने प्रॉमिस कर दिए हुए हैं, आई कैन नॉट रिड्यूस दोज एक्सपेंसेस, अदरवाइज आई विल नॉट गेट माई वोट्स। और रेवेन्यू बढ़ाने का जरिया है टैक्स, वो भी मैं नहीं कर सकती ज़्यादा, क्योंकि फिर सर मेरे को जनता आकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो देन टू रिसॉर्ट टू दैट नीड ऑफ इंक्रीज एक्सपेंडिचर्स, मुझे क्या करना है? या तो बोरो करना है या डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग की एक लिमिट होती है, आई कैन नॉट डू बियॉन्ड दैट लिमिट ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो बचा क्या फिर? तो मोर ऑफ द टाइम्स वी आर अंडर डेट। नेक्स्ट 17, एक्टिविस्ट केन्स थ्योरी।
जो एक्टिविस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज है, केन्स थियरी। केन्स थियरी में क्या है? सोशलिस्ट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट रोल वुड बी मच हायर। नेक्स्ट 18, टोटल एग्रीगेट, बच्चों वाला सवाल। 19, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस, क्योंकि एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो उस कॉस्ट में से अगर मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकाल देती तो कौन सी कॉस्ट बची? इम्प्लिसिट। 20th, परफेक्टली इलास्टिक कौन सी शेप हो गई? ऐसे ना, तो कौन सी मार्केट है? वेरी गुड, कितना 20 क्वेश्चंस वर वेरी इजी। यही पेपर आ गया तो 20 नंबर पक्के हैं, समझ रहे हो? नॉट अ सिंगल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फाउंड टिल नाउ। 21st, ऑनलाइन केस तुम्हें कोई ट्रबल तो नहीं आ रही? नो मैम। शाबाश। 21, टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन विच इज फीचर्ड बाय लो, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर, बस बात खत्म, कुछ सोचना नहीं। 21 इज सी। नेक्स्ट 22, शॉर्ट रन एवीसी इज इक्वल टू व्हाट? एसएसी वेरिएबल है, एवीसी, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इज इट ट्रू? टीवीसी बाय क्यू, ये फॉर्मूला ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो भी आ जाएगा एवीसी, ये भी ट्रू। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, ये भी ट्रू। सो व्हाट इज द आंसर? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट 23, ये तो पेपर में पिछले वाले एमटीबी में भी था, ये तुम्हारे टेस्ट में भी था, अभी जो मैंने टेस्ट डाला था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। ऑल आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड आइटम्स, इवन इफ यू गो फॉर वन बिरयानी इट विल नॉट बी सेम इन एवरी रेस्टोरेंट, एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। नो बेटा, रेस्टोरेंट्स आर मेनी, फ्यू तो नहीं है ना, ऑलिगोपॉलीज फ्यू, 4-5 गिनती के। तो एयरलाइन इंडस्ट्री कह सकता है, मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, गैस सिलेंडर्स, जो गिनती के नाम पता होते हैं। रेस्टोरेंट्स में मल्टीपल है, गली कुचों में कितने ढाबे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, वी कैन नॉट टेल देम कि दे आर फ्यू, दे आर लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट 24, which of the following statement is true? एनडीपी कैन नॉट बी ग्रेटर देन जीडीपी। क्यों? जीडीपी में तो डेप्रिसिएशन होती है, और जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो एन आता है। तो कभी एनडीपी की वैल्यू जीडीपी से बड़ी हो सकती है? जीडीपी 100 आया तो एनडीपी अगर डेप्रिसिएशन माइनस करके आएगा तो 90, 85, 80 ऐसा ही कुछ आएगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होनी है अभी। तो क्या एनडीपी कभी जीडीपी से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। 25th, लो इतना इजी, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? कहाँ है? ऑप्शन में देखो, दिस इज ऑल्सो, आंसर इज डी। फाउंड इट इजी? पक्का कर पा रहे हो ना क्वेश्चन? गुड। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ कंट्रैक्शन? ऐसे जाता है ना, यहां से जाता है बिगनिंग। रिसेशन कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ विद, मतलब रिसेशन कैसे नजर आती है? व्हाट इज द काइंड ऑफ द एक्टिविटीज गोइंग ऑन व्हेन यू से इट्स गोइंग ऑन अ रिसेशन फेज, डाउनवर्ड फेज? तो क्या है? प्रोडक्शन गिरती है, लोग पैसा नहीं खर्चते, पैसा है नहीं, जीडीपी का अच्छा समय फॉलिंग में निकल जाता है। सो ऑल ऑफ दी अबव। बेटा नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आई फाउंड कि तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा पेपर आ गया तो मजे हैं।
ठीक है, वेरी गुड। 28, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? दूसरे देशों के साइकिल्स हमको भी इफेक्ट करेंगे, ट्रू है। फाइनेंशियल मार्केट्स इंटीग्रेटेड हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करेंगी, और अगर एक जगह कोई डिस्टर्बेंस आई इट विल स्प्रेड मोर अमंग अदर कंट्रीज एज वेल। सो ऑल ऑफ दी अबव। पहली बात याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी अबव की ऑप्शन आए, पहला काम यही करना कि सारी ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर लेना। बहुत कम चांसेस होंगे कि ऑल ऑफ द अबव आंसर ना हो, समझ रहे हो? जब भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है, करेक्ट सी ऑल द ऑप्शंस, देखो क्या सारी ऑप्शंस काम में आ रही हैं, देन ओनली फाउंड द आंसर फाइन। 29, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कौन सी असम्पशन नहीं है? सी, हमने यही सीखा था, ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स शुड बी कांस्टेंट, सेम। मतलब कहने का मतलब है जैसे मैं लेबर बढ़ा रही हूँ बार बार, तो पहला और दूसरे बंदे की स्किल एफिशिएंसी सेम हो, ऐसा ना हो कि दूसरा वाला बंदा आगे ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, क्योंकि फिर लॉ काम नहीं करेगा। लॉ कहता है एज वी ऐड मोर एंड मोर आउटपुट डिक्लाइंस, ठीक है? तो अगर अगला बंदा बहुत एफिशिएंट आ गया तो वो तो आउटपुट संभाल जाएगा, हमें ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ऑल द लेबर यूनिट शुड बी इक्वली एफिशिएंट, सेम इन एफिशिएंसी। 30th एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर, नॉन एक्सक्लूजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स किया था ना, मेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स, ये मार्केट फेलियर के रीजंस में आया था, तो नॉन एक्सक्लूजन इन पब्लिक गुड्स। 30th तक कोई और ट्रबल लग रही किसी बच्चे को? श्योर? ऑनलाइन के श्योर? Yes, ma'am. शाबाश। 31, when a market fails leading to overproduction or underproduction, it is called? हाँ, और तो कुछ हो नहीं सकता ना, you got a failure, it's your externality, it's a negative impact। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। इवन दो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना और फिल इन द ब्लैंक, तो आप एक्सटर्नैलिटी आपके माइंड में कभी नहीं आएगा, बट बिकॉज वी इवेल्युएटेड द अदर ऑप्शंस और कोई हो नहीं सकता, तो बाय निगेशन, इसे कहते हैं बाय निगेशन, बाकी सब कट गए तो ये जीत गया। समझ आई बात? अदरवाइज हम लोग बोलते हैं मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कुछ दिमाग में आ सकता है, समझ में आया? बट ड्यू टू ऑप्शंस इवेल्युएशन हमें आंसर क्या लगा? एक्सटर्नैलिटी। 32, बजट मेकिंग प्रोसेस क्या लिखा है? टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब गवर्नमेंट प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग इट्स एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम, तो डेफिसिट हुआ ना। 32 का बी। अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बेबी क्वेश्चंस, डोंट यू फाइंड बेबी क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है? मोटिवेशन मिल रही है? शाबाश। 33rd, चलो बताओ, ये तो बहुत आसान है। बजट मेकिंग प्रोसेस की करेक्ट सीक्वेंस, पहले बनाया जाएगा, फिर प्रेजेंट होगा, अप्रूव होगा, फिर 34 एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी क्या होता है? जब टैक्स कम कर दिए जाते हैं और खर्चे बढ़ा दिए जाते हैं, तो टैक्स का बढ़ाना तो इसमें नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सब्सिडी रिड्यूस करना भी नहीं आएगा। यस, वी आर लेफ्ट विद डी, 34 डी। ठीक है बच्चे, क्योंकि एक्सपेंशनरी का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। नेक्स्ट 35th, FRBM सीखा था हमने। FRBM का मेन एक्ट का क्या पर्पस था? कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो, सो एलिमिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। एंड एक्सपेक्ट सम सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो इन योर फाइनल एग्जाम्स व्हिच आर कमिंग इन दी MTPs। सिमिलर ग्राउंड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट आ रही हैं, है ना? ऑल ऑफ 37 पढ़ो। ऐसा पेपर आया तो तुम तो 1 घंटे में वहाँ नाचना शुरू कर दोगे फ्री होके, ये हमें जाने दो, लास्ट पेपर है ना, फिर तुम्हें खुशी मिलेगी। Which of the following is most accurate for the government role in resource allocation? What I found is, till these questions, बहुत ज़्यादा पोर्शन पब्लिक फाइनेंस से आया है अभी तक, गवर्नमेंट, फिस्कल, बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन फोकस ऑन दैट चैप्टर मोर, ठीक है।
Accurate representation of government's role in resource allocation according to fiscal function. Efficient distribution and allocation of goods. C. Most accurate. I allocate resources to, क्योंकि हमने पढ़ा है प्राइवेट मार्केट कभी पब्लिक गुड पर फोकस नहीं करती, बिकॉज दे आर मेड फॉर कॉमन यूज, दे आर मेड फॉर फ्री. So those who want to earn profits, they will never focus their resources on these goods. तो इनकी मार्केट क्या होती है? एब्सेंट. याद है? नो मार्केट. There is no market for public goods. So who will make public goods? Government. 38. Market failure due to asymmetric information. असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है? कई बार कस्टमर को ज़्यादा पता है, कई बार बायर सेलर को ज़्यादा पता है. दूसरे की मिस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाना. तो अगर मुझे कम पता होगा तो हो सकता है मैं सब स्टैंडर्ड गुड्स खरीद कर आ जाऊँ महंगे रेटों पर. सेलर को कम पता है तो हो सकता है मैं अपना गलत प्रोडक्ट उसको बेचकर फ्री हो जाऊँ. समवॉट लाइक दैट. ऐसा कुछ स्टेटमेंट है. ठीक है जी. नेक्स्ट 39. बजट टाइप स्पेसिफिकली एम्स टू रिड्यूस द डेफिसिट बाय इंक्रीज. देखो टैक्स बढ़ाना है, स्पेंडिंग घटानी है, तो कंट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है ना, कंट्रैक्शनरी बजट. हालांकि कंट्रैक्शनरी बजट कभी हमने वर्ड नहीं पढ़ा, पर हमें ऊपर के क्वेश्चन के स्टेटमेंट से इतना तो पता लग गया कि इट्स अ कंट्रैक्शनरी पॉलिसी और नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वी विल गो फॉर कंट्रैक्शनरी बजट. 40th. काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. व्हाट डज इट मीन? पहली बात, जब कोई पॉलिसी बनाई जाए टू आंसर द सिचुएशन, उसे बोलते हैं काउंटर रिएक्शन. ठीक है, जैसे ये टेबल है, काउंटर होता है ना, हम लोग शॉप्स पे जाते हैं, वहां पर एक बंदा अंदर खड़ा होता है बिलिंग पे, हम बाहर खड़े होकर उससे कुछ लेते हैं सामान, उसको क्या बोलते हो? काउंटर. कि जाओ सर काउंटर पर कर लो. तो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द काउंटर? देयर इज सम एक्सचेंज, गिव एंड टेक. तो ये जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन है, ये भी क्या है? एक घटना घट रही है, सामने से एक जवाब आ रहा है, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे. तो यहां पर भी वही हो रहा है. जब एक फ्लक्चुएशन आ रही है मार्केट में, कौन सी फ्लक्चुएशन? तो रिसेशन को ठीक करना सरकार का काम है ना, उसके लिए काउंटर पॉलिसी क्रिएट करेगा ताकि रिसेशन की सिचुएशन ज्यादा लंबी ना चले. तो रिसेशन में क्या है? सारे लोग डूब रहे हैं, पैसा नहीं है, डिमांड नहीं हो रही, मार्केट फेल जा रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रही. तो उन्हें प्रमोट करने के लिए, उठाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? टैक्स का बर्डन कम कर दूं और तुम्हारे को सपोर्ट करने के लिए खर्चे बढ़ाऊं. ठीक है, तो व्हाट आई हैव बीन अडॉप्टिंग नाउ? एक्सपेंशनरी. ठीक है ना, क्योंकि मुझे तुम्हें वहां से उठाना है, तो इट्स अ मेडिसिन. आप फीवर में हो तो पैरासिटामोल देना पड़ेगा. दैट इज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. इन रिस्पॉन्स, क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है, व्हाट इज काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी? द पॉलिसी विच इज मेड इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिचुएशन. ठीक है. 41. कौन सा ऐसा ट्रबल है, फेलियर है, विच इज डन टू करेक्ट कॉज्ड बाय पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी? अच्छा, मार्केट फेलियर है, पर हुआ किसकी वजह से है? यानी वो गुड एक अच्छा गुड है, वी वांट टू प्रमोट दैट गुड. ठीक है. मार्केट फेल हुई पर किसी को नुकसान नहीं किया उसने, वो गुड बड़ा अच्छा है, वी नीड दैट गुड. जैसे मेरिट गुड्स, जैसे पब्लिक गुड्स. तो ऐसे गुड्स के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए? उन्हें प्रमोट करना चाहिए या हटाना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए? प्रमोट. तो प्रमोट करने के लिए क्या करूं? ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन तो यहाँ चलेगा नहीं ना. आई वॉन्ट दिस गुड टू बी इन द मार्केट even though it's failing. जैसे पब्लिक गुड में there was complete market failure. मार्केट है ही नहीं ना वहाँ पब्लिक गुड में, पर पब्लिक गुड इज क्रिएटिंग विच एक्सटर्नैलिटी? पॉजिटिव. ठीक है. नेक्स्ट 42. डायरेक्ट इफेक्ट देखना ऑन मनी, डिमांड फॉर मनी. इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट डायरेक्ट जाता है, इनकम का भी, प्राइस का भी.
आंसर इज डी. 43. ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है फॉर डेली ट्रांजैक्शंस एंड परचेजेस? आंसर इज बी. 44. Change in reserve ratio will directly affect what? Money supply in circulation. 45. मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये उसका काम नहीं है. किसी सेक्टर पे ध्यान देना उसका काम नहीं है. बजट का उसका काम नहीं है. मनी सप्लाई को इफेक्ट करना, रेगुलेट करना ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे. 46. क्वांटिटी थ्योरी, जो पहली थ्योरी थी क्यूटीएम थ्योरी, क्या कह रही है? इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस व्हाइल वेलोसिटी ऑफ मनी एंड आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, जनरल प्राइस विल आल्सो. इक्वेशन थी ना, तो दे वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. जो एम वी इज इक्वल टू पी टी वाली इक्वेशन थी, ऐसे था ना, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर. तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है तो. 47. एक्सपेंशनरी पॉलिसी हुई है बेटा बाय लोअरिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी में मैं रिजर्व रिक्वायरमेंट सीआरआर वगैरह कम कर रही हूं, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? 48. सारे क्वेश्चंस बैंक से आ रहे हैं अब, तो focus on these chapters, okay? These MTPs are telling you the importance of the chapters. कहाँ से ध्यान ज़्यादा लगाया जाए. समझ लग रही है बात? हाँ. They create such kind of MTPs to tell you that which chapter should be focused more. So both the MTPs blended together will tell you कौन से chapter ज़्यादा important है. ठीक है? Even though हमारे क्योंकि MCQ है तो हम कोई भी chapter को छोड़ नहीं सकते. ठीक है? बस इतना ध्यान रखना जितना कराया है अच्छे से करके जाना. मैक्रो में अंडरलाइंड पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रो में कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोट से सारा पढ़ के ढंग से जाइएगा. 48 बेटा, इन्फ्लेशन करनी है तो आरआर बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. 49. सेंट्रल बैंक वांट्स टू डिक्रीज मनी सप्लाई, फिर इंक्रीज करो भाई. 48 49 ऑलमोस्ट सिमिलर है. 50th. Not a key assumption of Ricardo theory. अगर टेक्नोलॉजी का डिफरेंस होगा तो ही दोनों कंट्रियों में ट्रेड होगा, ऐसी कभी भी हमने बात नहीं पढ़ी है. बाकी सारी बातें पढ़ी हैं. ठीक है. टिल 50 बेटा, मुझे लगा कि हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर यही पेपर हो तो. टिल 50th यू कुड हैव गेट गुड मार्क्स. यस बेटा. मैम 49 में गवर्नमेंट थोड़ा पर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाएगा. नहीं बेटे, क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट थोड़ी लिख रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स. ओके. ठीक है. यस. 51. पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफडीआई फॉर द होस्ट कंट्री. हु इज द होस्ट कंट्री? जिसमें पैसा लगाया गया है. ठीक है. तो क्या होगा भाई, उसकी कंट्री में क्या होगा? नई कंपनियां खुलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. होस्ट कंट्री जहां पैसा लगाया जाता है बेटा. ठीक है. तो अगर अमेरिका वाले लोग इंडिया में पैसा लगाएंगे तो इंडिया इज द होस्ट कंट्री, हम उनके होस्ट हैं. आइए प्लीज कंपनियां यहाँ पर खोलिए. वी विल, यू आर अ गेस्ट. ठीक है. 52. कंट्री की करेंसी अगर डेप्रिशिएट कर रही है तो सिंपल सी बात है, यानी मेरी करेंसी वीक हो गई है तो एक्सपोर्ट अच्छे हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे. एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर. 53. Most common objective for countries involved in multi-trade talks. To reduce, हम यही चाहते हैं ना कि बढ़ चढ़ के हम लोग काम करें. More globalization, more of opening of the doors. We should work together as a global village. तो हमें barriers कम से कम करने हैं. Next, 54.
इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स. मल्टीलेटरल यानी सो मेनी नेशंस टुगेदर. यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यहाँ सिर्फ यूरोपियन नेशंस हैं. बायलेटरल में तो 2 ही होती हैं, तो मैनी कंट्रीज किस में आएंगी बेटा? 55. फ्री ट्रेड by eliminating tariffs and restrictions. 56. Not an example of any policy which is designed to encourage competition. Competition बढ़ाना है, तो कौन सा इसमें से एक्शन नहीं होना चाहिए? डीरेगुलेशन करना मतलब हो गया लीनियंट करना, तो ये तो हो सकता है एक्शन. ट्रेड लिबरलाइजेशन भी हो गया, रिलैक्सेशन देना, ये भी हो जाता है. रिड्यूसिंग इनकम टैक्स. इनकम टैक्स का कंपटीशन से कोई लिंक नहीं है, ये नहीं हो सकता. एंटी मोनोपोली. मोनोपोली ना हो तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये भी कंपटीशन प्रमोशन में आ गया. तो कंपटीशन प्रमोट जो ना करे वो क्या है? ठीक है. नेक्स्ट, डीरेगुलेट करना मतलब रेगुलेशन लगाना यानी रूल्स लगा देना. डीरेगुलेट करना मतलब रूल्स को रिलैक्स कर देना, लीनियंट कर देना थोड़ा सा. ठीक है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हटा देना. 57. 57 बेटा. मेजर चैलेंज टू इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर. अपनी इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ही पुअर है, एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे, अभी तक नहीं ठीक हुई. जब हम भी छोटे थे तब भी पढ़ रहे थे, आप अभी भी पढ़ रहे हो, ये अभी तक नहीं ठीक हुआ प्रॉब्लम. इरिगेशन प्रॉब्लम यहाँ पर है, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. 58. हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द 91 रिफॉर्म्स. यस, सर्विस सेक्टर, ये बुक्स में भी मेंशन्ड है. 59. पॉवर्टी फिर भी है, ग्रोथ भी हो रही, तो भी पॉवर्टी है. इसका मेजर कारण क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज. तो चाहे ग्रोथ हो इकोनॉमी की, पर पहले ही इतना गैप है, तो रिच बिकम्स रिच, पुअर बिकम्स पुअरर. 60. आर्क इलास्टिसिटी. डिमांड को ऑन डिमांड कर्व कहाँ मेजर करता है? बिटवीन टू, एट वन पॉइंट तो होता है पॉइंट इलास्टिसिटी. आर्क किस में मेजर करता है? बिटवीन द रेंज ऑफ 2 पॉइंट. 61. नॉट अ मेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. जो मेरिट नहीं है, ये तो मेरिट है, मेरिट है, मेरिट है. प्रॉफिट्स आर नॉट स्प्रेड इक्विटेबली. सरकार ले जाती है प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स आर नॉट गिवन टू यू एज पर योर वर्किंग्स. 62. इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, इन अ चेंज लैंग्वेज. 63. की एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट करने के लिए टू अचीव ग्रोथ इन दैट सेक्टर इज लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट. कह रहे अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, तो नीचे से कौन सा एक्शन का रिजल्ट मुझे सामने नजर में आएगा? तो पढ़ो जरा सारी ऑप्शंस. डेट का और इंडस्ट्री का कोई लिंक नहीं होता, इससे बजट सरप्लस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से जो करेंसी मिलेगी तुम्हें वो बीओपी में जाती है, बजट में नहीं आती. समझ में आ रहा है? बजट का पार्ट नहीं है. इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट रेट्स इन दैट सेक्टर एंड इंप्रूव द करंट अकाउंट बैलेंस. ये आ गया ना बीओपी की बात, ये हो सकता है. इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट रेट इन दैट सेक्टर एंड वर्सन द करंट अकाउंट बैलेंस. नो, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा आएंगे, एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट, पॉजिटिव बैलेंस आएगा ना, तो करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल इंप्रूव इट. आंसर इज सी. 64. मैम 63 बता दो एक बार. बेटा 63 कह रहा है कि अगर सरकार कोई पर्टिकुलर एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज पर फोकस करे ताकि देश की ग्रोथ हो, तो फिर कौन सा नीचे में से गिवन चारों एक्शंस में से कौन सी चीज होने के आसार हैं? क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम. ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं. सपोज मैंने कुछ 4-5 इंडस्ट्रीज पर फोकस किया है जो एक्सपोर्ट करती हैं, क्या उससे देश का डेट कम हो जाएगा?
बोलो, No. डेट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या बजट में सरप्लस आ जाएगा? बजट में तो हम रिसीट्स और एक्सपेंडिचर सरकार की दिखाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी दिखाते हैं। Yes, तो ma'am. ये भी नहीं होगा। सी कहता है उन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हो सकता है ना? Yes. और करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस किसका? बीओपी का। बीओपी में क्या दिखाते हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेबिट क्रेडिट, Yes, ma'am. इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ करेंसी, फॉरेन करेंसी। तो बेटा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, Yes. तो करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा, Yes. तो इंप्रूवमेंट होगी ना। Okay, ma'am. इसीलिए सी आंसर आया, क्योंकि डी में भी पहली लाइन ठीक लिखी है पर आगे लिख दिया करंट अकाउंट बैलेंस वर्स हो जाएगा। वर्स नहीं होगा, इंप्रूव होगा, पैसे आएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. शाबाश। 64, production technology short run is best described as long as at least one input is fixed. All are variable, at least one is fixed. 65, not dealt with in microeconomics. माइक्रो में कौन सी चीज डील नहीं होती? माइक्रो तो होता है ना इंडिविजुअल की स्टडी, एक सेक्टर की बात, सिंगल यूनिट की स्टडी। तो ए में किसकी बात हो रही है? एग्रीकल्चर की। बी में लेबर, सी में हेल्थ सेक्टर, तो डी तो एग्रीगेट कंजम्पशन माइक्रो का हिस्सा नहीं है। 65 का हो गया डी। नेक्स्ट 66, Which of the following areas refer to application of economic theory and tools? बच्चे यही तो कर रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? इसको अप्लाई कहाँ करना है? डिसीजन मेकिंग, इट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। 67 पढ़ो। ISO cost line is a straight line. What is ISO cost line? The budget line. It's a straight line like this. Price ratio of two goods. आगे कह रहे हैं market rate of exchange between two inputs is, क्यों होती है बजट लाइन स्ट्रेट एंड कांस्टेंट? क्योंकि प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स इज, आई समझ? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 68. Corn and wheat are substitutes. Same inputs can be used to produce either one of these two commodities. ठीक है, they are substitutes. Law of supply and demand is applying. If demand for one of these commodities increase, what will likely happen in the other market? कौन बन रहे हैं? wheat बन रहे हैं। इधर कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर ने डिमांड सपोज करो कॉर्न की बढ़ा दी, प्रोड्यूसर कॉर्न भी बनाता है। और अगर कंज्यूमर कॉर्न मांग रहा है तो तुम वीट बनाओगे कि कॉर्न बनाओगे? समझ में आया? तो वो कह रहे हैं इफ द डिमांड फॉर वन ऑफ दीज कमोडिटीज इंक्रीज, तो दूसरी मार्केट में क्या हाल होगा उसकी? अब हम कॉर्न की डिमांड पर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि सारे प्रोड्यूसर क्या बनाएंगे? कॉर्न। तो वीट की सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई विल डिक्रीज। इज द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन क्लियर? समझ में आ गया? शाबाश। नहीं किसकी ना, जब उसने डिमांड एंगल पूछ लिया, अदर मार्केट की बात करनी है, तो कौन सी मार्केट आएगी? तो ये दो पहले ऑप्शंस तो देखने भी नहीं है। अदर मार्केट पूछा ना, तो डिमांड की बात हो गई, कंज्यूमर एंगल हो गया, दूसरा मार्केट का कौन सा एंगल है? प्रोड्यूसर एंगल। ठीक है, चलो 69। Increase in price of product X causes reduction in demand for product Y. There are two goods are what? पेट्रोल का दाम बढ़ा, पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड कम हो गई, तो दे आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्स इन कंजम्पशन। ऐसा क्वेश्चन पिछले टेस्ट में था। कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन मतलब जो गुड साथ में इस्तेमाल होता है बनाने के टाइम, ठीक है, जो यूज होता है। सपोज आई एम मेकिंग अ प्रिंटर, आई नीड प्रिंटर कैट्रिज टू बी मेड अलोंग।
अगर वो कैटरेज महंगी हो जाएगी तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो मैं वो गुड नहीं बनाऊंगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आता है। 70 बेटा, फॉर गिवन गुड्स, ये एंगल कर्व है ना, ये वाला इंगल्स कर्व कराया था, याद है जब सबसे पहला टेस्ट हुआ था डिमांड चैप्टर का, और आपने बोला था मैम ये तो सिलेबस में ही नहीं है। सबसे पहले टेस्ट में ये क्वेश्चन था, फर्स्ट टेस्ट यू गॉट फॉर द डिमांड चैप्टर इंडिविजुअल। इंगल्स कर्व होता है द डिमांड कर्व। तो गिवन गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होता है बच्चे? वैसे डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोपिंग होता है। यहाँ पर जो ये डिमांड कर्व की बात होती है ना, इंगल्स कर्व की, इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इंगल कर्व किसको दिखाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो गिवन गुड्स में क्या होता है? दे आर इंफीरियर गुड्स, so when the demand income increases, demand starts decreasing, तो it is a negatively sloped demand curve। समझ में आया? डिमांड कर्व में रिश्ता होता है प्राइस एंड डिमांड का, पर इंगल कर्व में रिश्ता होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो गिवन गुड होते हैं लो क्वालिटी गुड्स। इफ माई इनकम इंक्रीजेज आई स्टार्ट यूजिंग सच गुड्स एंड शिफ्ट टू दी सुपीरियर क्वालिटी गुड्स। तो इनकम और अगर एक्सपेंडिचर का रिश्ता देखोगे तो इट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड, तो पॉजिटिवली स्लोप्ड, क्योंकि ये एक्सेप्शन में जाता है। इट्स एन एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व, यस और नो? ये पॉजिटिवली स्लोप हो जाता है। 71 मैम, हाँ बेटा, 70 में पॉजिटिव क्यों नहीं आया? बेटा पॉजिटिव अगर पूछते ना, डिमांड कर्व पूछते तो मैं पॉजिटिव करवाती, क्योंकि ये एक्सेप्शन में है, पर इन्होंने एंगल कर्व पूछा है। एंगल कर्व इज द कर्व विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है, अगर डिमांड कर्व पूछते ना बेटा तो फिर मैं बोलती ऐसा है पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका एक्सेप्शन में जाता है। 71 लॉन्ग रन में प्योर प्रॉफिट क्यों कमा लेता है मोनोपोलिस्ट? क्योंकि एंट्रियां ब्लॉक्ड हैं। 72 management of firm may observe that every time there is increase in the price charged by firm B, level of sales of firm A declines, but when firm C increases its price, level of sale of firm A increases। 3 firms हैं, A, B and C। ठीक है, कह रहे हैं जब B अपना प्राइस बढ़ाता है तो A की सेल कम हो जाती है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। और जब C अपना प्राइस बढ़ाता है तो A की सेल बढ़ जाती है। तो ये कौन सी कैटेगरी के गुड्स हैं आपने आइडेंटिफाई करना है। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट फर्म A एंड B प्रोड्यूस सब्सटीट्यूट्स इन कंजम्पशन। हो सकता है ना, B ने बनाया कोक, कोक महंगी हो गई, ठीक है, तो लोग ये बना रहे हैं सपोज कोक, ये बना रहा है पेप्सी। कोक महंगी हो गई तो पेप्सी की डिमांड तो बढ़नी चाहिए, तो आर दे सब्सटीट्यूट्स? तो पहला ऑप्शन ए और बी आपस में सब्सटीट्यूट नहीं बना रहे, याद रखना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दूसरी ऑप्शन कहती है ए एंड सी प्रोड्यूस सब्सटीट्यूट्स। चलो ये करके देख लेते हैं। ए बना रही है पेप्सी, सी बना रही है कोक। कोक महंगी हुई, लोगों ने क्या पीना शुरू कर दिया, ये बात सही साबित हो रही है। बी कैन बी दी आंसर। ठीक है, सी कहता है ए एंड बी आर अनरिलेटेड। अरे भाई अनरिलेटेड होता तो तेरी वजह से मेरी सेल क्यों बढ़ती या घटती? तो हम अनरिलेटेड नहीं है और सी वाले भी अनरिलेटेड नहीं है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन वी रिसीव्ड? बी इज द आंसर। हाँ बेटा, ए एंड बी, पी का प्राइस बढ़ा, यस, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर कंजम्पशन को। इज दैट क्लियर? एज पर दी ऑप्शंस व्हाट इज द फाइनल आंसर? बी। स्टोरी साइड पर लिखकर समझ लो कि ऑप्शंस को कौन सा इवैल्यूएट कर रहा है।
73. Cartel, which is market sharing, will reach the monopoly situation when? इसमें गुड कैटेगरी नहीं होती. इट कैन रीच द मोनोपोली सिचुएशन सम टाइम. जैसे सपोज देयर आर फ्यू सेलर्स, इन्होंने ग्रुप बना लिया. तो अभी है तो 4-5 सेलर्स, फ्यू थे, कार्टेल बनाया, ग्रुप बनाया. मोनोपोली सिचुएशन कभी कभी हो सकती है अगर ये सारे मिलकर एक को ही सारी लीडरशिप दे दें, या ये सारे मिलकर बोले सिर्फ एक बंदा जो बोलेगा हम वही फॉलो करेंगे, या सारी कंट्री के रिसोर्सेज पर इन 4-5 का कंट्रोल हो जाए, तो मोनोपोली हो सकती है. तो मोनोपोली कैन बी फॉर्म्ड सम टाइम. इसमें होमोजेनिटी या डिफरेंशिएटेड गुड्स का कोई लॉजिक नहीं है. 74. हॉटरे ने बोला था कौन सा फिनोमेना है? मॉनिटर. डायरेक्ट क्वेश्चन. 75. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? बेटा फिर पढ़नी पड़ेंगी ऑप्शंस. कौन सी ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है? ये तो करेक्ट है. inferior good manufacturers are not expected to have reduction in the demand. ये भी करेक्ट है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो पुअर क्वालिटी गुड्स खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे. All producers are going to be negatively affected in recession. No. Some category of goods जो कि उस टाइम इस्तेमाल हो सकती हैं in the poor phase, उनको फायदा मिल जाएगा. बहुत सी इंडस्ट्रीज मंदे में अच्छा पैसा करके निकलती हैं, तो रिसेशन सब पर बुरा इम्पैक्ट नहीं डालता. इज दैट क्लियर? इट डिपेंड्स फ्रॉम सेक्टर टू दी सेक्टर. नेक्स्ट 76. ये क्वेश्चन बुक्स में भी था और पहले के आपके टेस्ट में भी आ चुका है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है? एमपी इज मैक्सिमम. हम ऐसे बनाते हैं ना, टीपी होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. MP. MP is maximum at point of inflection. This is point of inflection. 77. Not a determinant of demand of the good. Cost of production. वो तो supply का होता है. 78. Why the supply of eggs is inelastic? पहली बात, they are perishable in nature, cannot be stored, both A and B. ठीक है, तो इनकी सप्लाई क्या है? इनइलास्टिक. आई कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग फॉर द प्राइसेस टू चेंज. जो भी है मुझे स्टॉक क्लियर करके निकलना पड़ेगा. ठीक है. 79. इफ द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज देन व्हाट हैपेंस? प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज, इसका आंसर डी भी हो सकता है. C and D both are the correct answers. ठीक है, both are the correct answers, though we don't have any option like that. और आंसर की में C दिया हुआ है इसका आंसर. ठीक है, पर दोनों ही करेक्ट है. 80. D क्यों है आंसर? बेटा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है ना. यस मैम. बस इसलिए बेटा. ठीक है, अगर मैं ये लॉजिक निकाल दूं, इसका बाहर कर दूं कि प्राइस की वजह से डिक्रीज नहीं होता, शिफ्टिंग नहीं होती, मूवमेंट होती है, डिक्रीज वर्ड ना होना चाहिए, फॉल वर्ड होना चाहिए, तो सिर्फ डी ऑप्शन बाहर निकलती है. अदरवाइज डी भी इसका आंसर है. ठीक है. 80. कौन सी फर्म्स हैं जो डिफरेंशिएटेड गुड्स बनाती हैं?
मोनोपोलिस्टिक वाली या ऑलिगोपोली वाली। इफ एन इनपुट इज ओन्ड एंड यूज्ड बाय द फर्म, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट है तो वो तो मुझे ही भरनी है, मुझे बाहर वालों को कुछ नहीं पे करना, तो माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज 0। मैम हाँ जी। मैम ऊपर 80 का बी भी तो आ सकता है। नहीं बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में तो होमोजीनस होते हैं ना। ओके मैम। ठीक है, वेरी गुड। पूरा ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी। 82 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, रिपीट क्वेश्चन, अभी तो किया ऊपर, रिपीट है ना, सेम ही एमटीपी में रिपीट आ गया। 83 one reason the firm may experience increasing returns to scale is that greater levels of output make it possible for the firm to do what? Bulk purchases discount, division of labor, specialized machinery, all of the above. Benefits of the higher production levels. 84 economies of scope या scale refers to decrease in the total cost that can occur when a firm इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेरा खर्चा कब कम करेगी? मोनोपोली नहीं, देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, आई हैव टू एक्सपैंड माई वर्क। अगर मैं रॉ मटेरियल वगैरह पे कंट्रोल कर लेती हूँ तो मेरी एक नेचुरल मोनोपोली बन जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने वो डिस्कस नहीं करना। Basically, when I produce more than one product, my cost becomes divided. So on an average, average की बात है ना, on an average मेरा खर्चा कम पड़ता है। अब एक तरफ मैं ज्वेलरी बना रही हूँ, दूसरी तरफ मैं कपड़ा बना रही हूँ, तीसरी तरफ मैं केमिकल बना रही हूँ, तीनों इंडस्ट्रियों को मिलाऊंगी अपनी, ऑन एन एवरेज मेरा खर्चा कम कैसे आएगा? अगर मैं डिवाइड करूंगी इसको मोर देन वन काइंड ऑफ गुड के साथ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 85 कौन सा का नेगेटिव स्लोप डिमांड कब नहीं होता? ये क्वेश्चन अभी पीछे तुम्हारे टेस्ट में आया है, जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है अभी जस्ट, जो मैंने अभी चेक करके नीचे दिए। कौन सा वाला बेटा, किसका नेगेटिव स्लोप नहीं होता? तो ऐसा होता है ना डिमांड को। नेक्स्ट 86 अगर मार्केट डिमांड का नेगेटिव स्लोप है तो मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो कह रहे मार्केट स्ट्रक्चर बताओ ना पहले आप। सिंपल आपने ये बोला कि नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप तो मोनोपोली का भी होता है, मोनोपोलिस्टिक का भी होता है। ठीक है, तो ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इसलिए मेरा आंसर क्या है? 87 फर्म सेल्स इट्स आउटपुट ऑन अ मार्केट, मैनी सेलर बायर होमोजीनस, तो मैं कौन हूं? मैनी सेलर बायर डिफरेंशिएटेड, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव। ठीक है, नॉट अ बैरियर इन द मोनोपोली, दिस वन। देखो बैरियर मतलब रुकावट, सारा रॉ मटेरियल मैं कंट्रोल करती हूँ, तुम नहीं बिजनेस खोल सकते। डी कहता है बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, सारे लोग बिजनेस नहीं खोल सकते। डी कहता है मुझे गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव राइट दिया, तुम लोग बिजनेस नहीं खोल सकते। तो ये सारे बैरियर्स हैं। पर बी क्या कह रहा है? अगर तुम प्रोडक्शन करो और करते करते तुम्हारा स्केल इतना अच्छा हो जाए कि तुम्हें बेनिफिट्स मिलने लगे, तो ये तो किसी के लिए बैरियर तो नहीं। तुमने मेहनत करी, तुम्हारा नाम बन गया, तुमने बल्क में काम किया, तुम्हारा स्केल बढ़ गया, तुम्हें सब चीज़ें सस्ते पड़ने लग गई। दिस इज ड्यू टू योर एफर्ट्स। तुम भी एफर्ट कर लो आकर, तुम्हें भी मिल जाएगा। इज इट अ बैरियर गेटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल? नो, इट इज नॉट अ बैरियर। 90 increase in unwanted business inventories are counted as increase in investment। इन्वेंट्रीज आपने बढ़ा रखी, इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक। तो उसको आपने बढ़ा रखा है, तो उसे बोलेंगे इंक्रीज इन
इन्वेस्टमेंट। अगर तुम्हें नेशनल इनकम याद हो तो इन्वेस्टमेंट दो तरह की चली जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इज इन्वेस्टमेंट ओनली। 91 which does not contribute to economic growth, obviously the population। ठीक है, पॉपुलेशन का बढ़ना कोई ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी की। 92 जो कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है आपको, सीओ क्या है इसमें से? तुम्हें इन्होंने यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज करके लिखे हैं, पर तुम्हें तो कंजम्पशन की इक्वेशन आती है। क्या होती है इक्वेशन? ये होती है ना, सी बार होती है ऑटोनमस, बी होती है एमपीसी, यू नो दैट ना। तो इन्होंने क्या किया, ये लिखा सी ओ और ये लिखा सी, इन्होंने वेरिएबल चेंज किया है। दे जस्ट वांट टू नो कि यार तुम्हें पता है ऐसे में क्या आना चाहिए। अब वो पूछ रहे हैं ये सीओ क्या है, व्हाट इज द सीओ। तो ये सीओ किसकी प्लेस पर है? सी बार, यानी सम कंजम्पशन विच इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन दी इनकम, ऑटोनमस कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? अब ये नहीं कहना मैम ये इक्वेशन तुमने की नहीं थी, ये इक्वेशन है ही नहीं। दे हैव जस्ट चेंज द वेरिएबल ऑफ द एक्चुअल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट 93 business cycles, contraction expansion are the cycles. 94 national income accountants can avoid multiple counting by doing what? Only counting. 95 business cycle, a period from peak to trough, कौन सा है? contraction phase, C. बेटा really this paper was very easy। जो बच्चे पढ़ के जाएंगे इसमें 80 प्लस आ सकता है अगर गलतियां ना करो। आराम से पूरे भी आ सकते हैं, नो वंडर। पर मैं एक एक्सेप्शन लेके चलती हूँ, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है हमसे। यहाँ हम कुछ क्वेश्चन डर के मारे नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, मैं हूँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है कोई क्वेश्चन तुम्हें ना उस टाइम समझ में आए, तो आई टेक दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि हो सकता है 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें समझ ही नहीं आए, हमने छोड़ दिए पेपर में। 2-3 गलत भी हुए तुम्हारे, फिर भी 80s में नंबर आ सकते हैं इस वाले पेपर। समझ रहे हो? 96 कॉब डॉगलस, रिटर्न टू स्केल की थियोरी है ना कॉब डॉगलस थियोरी, लेबर एंड कैपिटल 2/3 1/3 वाली। ठीक है, नेक्स्ट 97 when goods are complementary in difference curve makes, ऐसा बनता है ना L shape। ठीक है, राइट एंगल बेंड, ये राइट एंगल बेंड है ना। ओके, नेक्स्ट LAC is which shape? U shape है, एनवेलप कर्व भी कहा जाता है इसको, शाबाश। 99 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल, पढ़ो। ये क्वेश्चन भी पिछले टेस्ट में आया तुम्हारे। कब आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो? बेसिकली बेटा व्हेन योर इलास्टिसिटी इज डिफरेंट। नफरत से पेपर्स रेडी है, अभी कर दो, क्लास इनकी ओवर है जी। तो प्राइस इलास्टिसिटी पे बेटा डिपेंड करता है। इफ फॉर यू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इलास्टिक, आई कैन नॉट चार्ज यू हायर प्राइस। इफ फॉर यू द डिमांड इज इन इलास्टिक, तुम्हें चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट, आई कैन चार्ज द हायर प्राइस। लास्ट क्वेश्चन, डीलर सेल्स ओनली 2 brands of motorcycles, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू? प्राइस एंड डिमांड 15/10, आंसर क्या आया? 1.5। अब 1.5 पॉजिटिव के नेगेटिव? मोटरसाइकिल्स हैं, दे आर विच कैटेगरी ऑफ गुड्स? सब्स्टिट्यूट्स। मोटरसाइकिल हीरो का, मोटरसाइकिल रॉयल का, दे आर व्हाट? क्रॉस इफेक्ट है ना, तो सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है? सब्स्टिट्यूट्स है, तो सब्स्टिट्यूट्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस 1.5। So I hope everybody is thorough with this MTP. Online kids? Yes. Shabash. Take 5 minutes, then your test will start. Take 5 minutes to revise your concepts, freshen up yourself,
योर पेपर विल बी अपलोडेड इन अ वाइल एंड आप लोगों को भी प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं। टेक 5 minutes ब्रेक, ठीक है? ऑल द बेस्ट।